देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर्द अंधेरी रात में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और आंखें आंसुओं से भीग जाती है। एक चलती बस में 23 साल की मासूम सी लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हम निर्भया केस की बात कर रहे हैं। संभव है कि आपने भी अभी तक निर्भया केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हम आपको इस केस के कुछ ऐसी बारीकियां बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि निर्भया का जिंदा छोड़ा गया एकमात्र दरिंदा आखिर कहां और किस हालत में है। हम आपको निर्भया के एकमात्र जिंदा बचे नाबालिग दरिंदे को 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देने के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ध्यान दीजिए कि हमारा मकसद सिर्फ व्यूज और लाइक्स हासिल करना नहीं है, बल्कि आपको सही और निष्पक्ष जानकारी देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में होता है। निर्भया अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है और परिवार की इकलौती बेटी है। निर्भया के माता पिता अपने बेटे बेटियों में बिना कोई भेदभाव के निर्भया को अच्छी शिक्षा देते हैं। निर्भया बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी और वह अपने परिवार वालों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखती है और मेडिकल फील्ड का फैसला करती है और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेते हुए काफी अच्छे मार्क्स के साथ फिजियोथेरेपी की डिग्री भी हासिल कर लेती है। बात 16 दिसंबर 2012 की है। दिन रविवार था। छुट्टी का दिन होने की वजह से निर्भया अपने दोस्त अवनींद्र प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाती है। अवनींद्र पांडे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन दिनों सिनेमाघरों में आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी। फिल्म की काफी चर्चा थी, इसलिए निर्भया अपने दोस्त के साथ तलाश फिल्म देखने का प्लान बनाती है और ये दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए पीवीआर सिलेक्ट सिटी मॉल साकेत चले जाते हैं। जब ये दोनों सिनेमा हॉल तक आते हैं तो यहाँ पर काफी भीड़ होती है और फिल्म की टिकट नहीं मिल पाती, इसलिए दोनों तलाश फिल्म देखने के बजाय लाइफ ऑफ पाई नाम की फिल्म देखने का फैसला करते हैं। इवनिंग शो में लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद निर्भया और पांडे अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। वैसे तो रात बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, फिर भी ठंड ज्यादा होने की वजह से ऑटो बहुत कम जा रहे थे और जो जा भी रहे थे वो मीटर की बजाय मुंह मांगी कीमत पर जाने की बात कर रहे थे। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद एक ऑटो वाला मिलता है जो इन्हें लेकर चलने को तैयार हो जाता है, मगर वह इन दोनों को दिल्ली मुनिरका बस स्टैंड तक ही लाने को तैयार होता है। यह दोनों सोचते हैं कि मुनिरका से बस लेकर द्वारका तक तो चले जाएंगे, इसलिए दोनों ऑटो से चलकर मुनिरका बस स्टैंड तक आ जाते हैं। मुनिरका बस स्टैंड पर आने के बाद दोनों थोड़ी देर इंतजार करते हैं। करीब रात के 9:30 बज रहे होते हैं। तभी एक सफेद कलर की काले शीशे की एक बस वहां से गुजरती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाते हुए इन लोगों से पूछता है कि कहां जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त बोलता है कि द्वारका जाना है। बस वाला बोलता है कि हम भी वही जा रहे हैं। इसके बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ इसी बस में बैठ जाती है। जब निर्भया और उसका दोस्त बस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बस के अंदर 3 और सवारी बैठी हुई है।
इसलिए दोनों भी निश्चिंत होकर बस में बैठ जाते हैं। बस के अंदर मौजूद एक लड़का इन दोनों से मुनिरिका से द्वारका तक जाने का किराया भी लेता है। हालांकि जब दोनों टिकट मांगते हैं तो वह लड़का बदतमीजी करने लगता है। बस वालों द्वारा टिकट ना देना उन दिनों कोई नई बात नहीं थी, इसलिए दोनों लोग ज्यादा बहस भी नहीं करते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। मगर किसे मालूम था कि उनका इंतजार ही बनकर रह जाएगा। कुछ देर तक तो बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है, मगर थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर बस को निर्धारित रूट से हटाकर दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। इस बात का अंदाजा होते ही निर्भया का दोस्त तुरंत बस के अंदर मौजूद लोगों से सवाल करने शुरू कर देता है। बस स्टाफ इस सवाल का जवाब देने की बजाय उसके दोस्त के साथ ही बदतमीजी करने लगता है और उससे ही सवाल करने लगता है कि तुम दोनों आखिर कौन हो। जब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर गए थे तब 3 लोग पैसेंजर के तौर पर बस में बैठे थे, लेकिन वह तीनों पैसेंजर ना होकर बस स्टाफ के साथ ही थे। कुछ देर बाद उसके दोस्त को साफ हो जाता है कि ये लोग पैसेंजर नहीं बल्कि बस स्टाफ के साथी ही है। अब यह सभी 6 लोग निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो वह निर्भया के दोस्त को लात घूंसों से मारते हैं और फिर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी सी लोहे की रॉड निकालता है और उसके सर पर दे मारता है। इस कारण निर्भया का दोस्त वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। ये सभी ने निर्भया को खींचकर और घसीटते हुए पिछली सीट पर ले जाते हैं और यहाँ जो कुछ भी निर्भया के साथ होता है उसे हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। बस चलती रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी अंजाम दी जाती है। यह सिलसिला 2-2.5 घंटे तक चलता रहता है। क्योंकि निर्भया का दोस्त सर पर लोहे की रॉड लगने की वजह से बेहोश हो गया था, इसलिए वह निर्भया की मदद करने की स्थिति में नहीं था। 6 लोगों का सामना करना अकेले निर्भया के लिए संभव नहीं था, फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत से उन दरिंदों से लड़ती रही और बाद में हुए खुलासे के मुताबिक उसने इन 6 दरिंदों पर कई वार किए और कईयों को वह काटकर बचने की कोशिश भी करती है, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता है। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंककर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं। मगर उससे पहले ये लोग मिलकर तय करते हैं कि निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से निर्भया के दोस्त को सर पर लोहे की रॉड से वार किया जाता है और फिर दोनों को चलती बस से ही फेंक दिया जाता है। बस से फेंकने से पहले इन दोनों के कपड़े भी उतार देते हैं। उनके पास मोबाइल समेत सभी सामान लूट लेते हैं। अभी रात के लगभग 11 बज रहे थे। बस के अंदर मौजूद दरिंदों ने निर्भया के दोस्त की जान लेने की पूरी कोशिश की थी, मगर वे उसकी जान नहीं ले पाते हैं। इस कारण बस से फेंके जाने के बाद निर्भया का वही दोस्त कुछ होश में आने के बाद लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है, मगर काफी लोग उसे नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। हालांकि एक अनजान व्यक्ति इन दोनों को बुरी हालत में देखकर पुलिस को फोन करता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत दोनों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। निर्भया के साथ कितनी बर्बरता की थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्भया की आंख बाहर निकल चुकी थी।
बेतहासा ब्लीडिंग हो रही थी और पूरा शरीर चूर चूर हो चुका था क्योंकि उसके गुप्तांगों में इन दरिंदों ने लोहे की रॉड डाली थी। निर्भया की स्थिति को देखते हुए तत्काल ही इलाज शुरू कर दिया। हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ ही घंटे बाद निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया के जरिए देश दुनिया में भी फैलना शुरू हो जाती है और जब लोग निर्भया के साथ हुई बर्बरता की कहानी सुनते हैं तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और देश भर में निर्भया के समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। लोग देश भर में निर्भया के लिए दुआ करना भी शुरू कर देते हैं। मगर निर्भया की हालत अस्पताल में दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 के बीच निर्भया की एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती है। लाख कोशिशों के बावजूद निर्भया की स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था। इस कारण 21 दिसंबर को भारत सरकार की ओर से देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर की एक कमेटी बनाई जाती है और सरकारी खर्चे पर निर्भया को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट जाता है। इसके बावजूद निर्भया की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है, बल्कि उसके शरीर का तापमान बढ़कर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी बुरी तरीके से बढ़ जाता है। इधर सड़कों पर लोगों का हुजूम निर्भया के लिए आवाज बुलंद कर रहा था, तो उधर डॉक्टर जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर को एक कैबिनेट मीटिंग जाती है। उसमें फैसला किया जाता है कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स के पास भेजा जाएगा। तुरंत ही निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट करके भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां उसका इलाज शुरू हो जाता है। मगर यहाँ आते आते निर्भया की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और 29 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार सुबह के 4:45 पर निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। निर्भया की मौत के बाद उसके शव को वापस दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निर्भया के दोस्त को कुछ दिन के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उधर ग्राउंड लेवल दिल्ली पुलिस काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। इस घटना की रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी के जरिए दिल्ली पुलिस बस की भी पहचान कर लेती है। उसके आधार पर सबसे पहले उस बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और फिर राम सिंह के बयान के आधार पर कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों में 30 साल का राम सिंह और 26 साल उसका भाई मुकेश था, जो राजस्थान का रहने वाला था। इसके अलावा 19 साल का पवन गुप्ता, जो एक फल बेचता था, उसको गिरफ्तार किया। 2 की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई थी। इनमें से छठे अपराधी का नाम पब्लिक में नहीं बताया गया था क्योंकि वह गिरफ्तारी के समय 17 साल और कुछ महीने का ही था और कानूनी हिसाब से वह एक नाबालिग ही था, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। हालांकि बाद में खुलासा होता है कि उस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था। इसको आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने अक्षय ठाकुर नाम के एक 28 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया था, जो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था।
ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और इन लोगों की कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई थी। अब इन लोगों पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू होती है। मामले की सुनवाई चल ही रही होती है, तभी 11 मार्च 2013 को निर्भया के केस के प्रमुख आरोपी में से एक राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को इस केस के नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मात्र 3 साल की सजा के तौर पर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि बाकी बचे 4 अपराधियों का बलात्कार और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला चलता है। और फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन सभी चारों को मौत की सजा सुना दी जाती है। यह सभी अपराधी मौत की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां पर 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं। इसके बाद ये सभी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बावजूद ये अपराधी एक के बाद एक अपने सभी विकल्प का इस्तेमाल करते हुए बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के बाद अब प्रेसिडेंट द्वारा भी इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है। और फाइनली सभी कानूनी दरवाजे बंद होने के बाद चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 बजे तिहाड़ जेल के अंदर फांसी दे दी जाती है। मेडिकल टीम 6 बजे सभी को मृत घोषित कर दिया जाता है। निर्भया के 4 अपराधियों को तो फांसी की सजा हो गई थी, जबकि एक ने आत्महत्या कर ली थी। और आखिर उस छठे नाबालिग अपराधी का क्या हुआ? जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इस केस का एक आरोपी इस अपराध को अंजाम देते समय नाबालिग था। इस कारण उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाबालिग अपराधी का नाम मोहम्मद अफरोज था। 3 साल की सजा पूरी करने के बाद अफरोज को सुधार गृह से निकालकर बेहद ही गुपचुप तरीके से नई जगह पर भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफरोज को नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन भी दी जाती है, ताकि वह बतौर टेलर काम करके अपनी जिंदगी को गुजार सके। फिलहाल अफरोज कहां रह रहा है, इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर किसी को भी नहीं है, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधी की सुरक्षा करना भी कानून की जिम्मेदारी है। इस पर क्या ही कहा सकता है। एक दावा यह भी किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से अफरोज को 10,000 रुपए और सिलाई मशीन दी थी, जबकि इसके पीछे की सच्चाई जानना भी जरूरी है। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2014 के मुताबिक जब भी कोई नाबालिग अपराधी अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है, तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। यह कानून केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ तक कि जब एनडीए सरकार के दौरान इस कानून में संशोधन किया गया था, तब भी इस प्रावधान को हटाया नहीं गया था। इस कारण ही निर्भया के छठे और एकमात्र जिंदा बचे अपराधी को पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद और कथित तौर पर सिलाई मशीन दी गई थी। आप सभी जानते हैं कि दुनिया इस केस को निर्भया के नाम से जानती है और कई महीनों तक किसी को भी निर्भया का असली नाम मालूम नहीं था। इसकी वजह यह थी कि भारतीय कानून के हिसाब से बलात्कार पीड़िता की असल पहचान जाहिर करना गैर कानूनी है। इस कारण इस लड़की को तब मीडिया ने निर्भया और दामिनी जैसे नाम दिए थे। मगर कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर विक्टिम के माता पिता या परिवार वाले चाहे तो वह अपनी इच्छा से उसकी पहचान जाहिर कर सकते हैं।
इसी कानून का हवाला देते हुए निर्भया के परिवार वालों ने मीडिया में बयान दिया कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उसकी पहचान छिपानी पड़े, बल्कि हमारी बेटी ने जिस बहादुरी से दरिंदों का मुकाबला किया उस पर तो हमें गर्व होना चाहिए। फिर निर्भया के पिता ने मीडिया से आगे बात करते हुए अपनी बेटी का असल नाम बताया था। हमारी इस सच्ची कहानी की निर्भया का असल नाम ज्योति सिंह था। इस कामना के साथ कि ज्योति की आत्मा को शांति मिले, हम कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। और आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सच्ची घटना को शेयर जरूर करें ताकि लोग ऐसी वारदातों से सावधान रहें। धन्यवाद।